सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर एमएसएन करने वाले हैं। ठीक है, एमएसएन और ये जो बुक है ये है मॉसबी की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ प्लानिंग डिस्चार्ज टीचिंग फॉर अ यंग अडल्ट द नर्स शुड इंक्लूड द पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम कॉमन इन दिस एज ग्रुप, व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड इन दिस टीचिंग प्लान। तो जब नर्स क्या कर रही है, डिस्चार्ज टीचिंग प्लान एक यंग अडल्ट का वो बना रही है, तो नर्स इंक्लूड करेगी पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो कि कॉमन होते हैं इस एज ग्रुप में। तो वो क्या है, मतलब टीचिंग प्लान में वो ऐसा क्या इंक्लूड करेगी वो हमें बताना है। सबसे पहला है किडनी डिसफंक्शन, दूसरा है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, तीसरा है आई प्रॉब्लम एंड सच एज ग्लूकोमा, एंड लास्ट वन इज़ एक्सीडेंट इंक्लूडिंग देयर प्रिवेंशन। तो देखो, जो यंग अडल्ट है उसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलते हैं, उसमें आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं एक्सीडेंट्स। ठीक है, किडनी डिसफंक्शन ये सब नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका आंसर नंबर 4। ठीक है, 4 इसका राइट आंसर है। क्यों है वो देखते हैं। क्योंकि यंग एडल्टहुड में सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, अभी हमने डिस्कस किया, एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा कॉमन होता है इसमें। बिकॉज ऑफ क्योंकि इमैच्योर जजमेंट होता है इनका। ठीक है, क्या होता है, इमैच्योर जजमेंट। और साथ में क्या देखने को मिलता है, इम्पल्सिविटी देखने को मिलती है। बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं ये इसमें, इसीलिए जो इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेंगे, एक्सीडेंट्स देखने को मिलेंगे। तो हमें क्या बताना है, उसके बारे में प्रिवेंशंस को भी इंक्लूड करना है। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन 4। किडनी डिसफंक्शन की बात करें तो ये कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है किसी भी एक एज ग्रुप में। ऐसा कोई भी आपको एज ग्रुप नहीं देखने को मिलेगा जिसमें किडनी डिसफंक्शन इंक्लूड हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सभी को हो और ज़रूरी ये भी नहीं है कि किसी को भी ना हो। तो ये तो आउट हो गया है क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, बट ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा एक्सीडेंट। ठीक है, सेकंड बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की। तो जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है ये आपको देखने को सबसे ज़्यादा मिलेगा मिडल अडल्टहुड में। ठीक है, मिडल अडल्टहुड में आपको सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस देखने को मिलती हैं। अगर ग्लूकोमा की बात करें तो ग्लूकोमा जैसे आई प्रॉब्लम हो गई, ग्लूकोमा हो गई, ये आपको ओल्डर अडल्ट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, और हमसे क्या पूछा था, यंग अडल्ट पूछा था, तो यंग अडल्ट का आंसर हो जाएगा एक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what principle of teaching specific to older adult should the nurse consider when providing instruction to such client recently diagnosed with diabetic mellitus। तो अब हम बेसिकली पेशेंट क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटिस का है, और हमें क्या करना है, उसको इंस्ट्रक्शन देना है। इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है इसमें। तो अब किस मतलब क्या चीज़ उसको स्पेसिफिक बताओगे। नॉलेज रिड्यूसेस जनरल एंजाइटी, कैपेसिटी टू लर्न डिक्रीज विद एज, एंड कंटिन्यूड रीइंफोर्समेंट इज एडवांटेज, या फिर रेडीनेस ऑफ लर्नर प्रोसीड्स इंस्ट्रक्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 3 विच इज़ कंटिन्यूड रीइंफोर्समेंट इज एडवांटेजियस। देखो हमसे क्या पूछा था, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग पूछा है स्पेसिफिक टू ओल्डर अडल्ट। ओल्डर अडल्ट में हमें क्या बताना है, स्पेसिफिक टीचिंग बतानी है जो नर्स कंसीडर करेगी, मतलब नर्स बताएगी, जो कि जिसको अभी क्या डायग्नोस हुआ है, अभी अभी रिसेंटली उस ओल्डर एडल्ट को पता चला है कि उसे डायबिटीज़ मेलाइटिस है। तो नर्स ऐसे क्या टीच करेगी उसको, वो बताएगी कि कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट इज़ एडवांटेजियस। ठीक है, जो न्यूरोलॉजिक एजिंग है कॉज करता है फॉरगेटफुलनेस। जैसे जैसे अब मतलब व्यक्ति बड़ा होता है वैसे वैसे उसके भूलने की बीमारी भी आ जाती है। तो जब वो भूलने लगेगा, फॉरगेटफुलनेस देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको और क्या चीज़ देखने को मिलेगा, स्लोअर रिस्पॉन्स भी देखने को मिलता है इसमें। उसे भूलने काफ़ी चीज़ें भूलने लग जाता है, रिस्पॉन्स काफ़ी स्लो हो जाते हैं एक ही। तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, आप इसमें क्या कर सकते हो, रिपीटेशन कर सकते हो। यानी कि रिपीटेशन लर्निंग करोगे तो आप बार बार उससे सीखोगे ही। ठीक है, किसी भी एक्टिविटी को रिपीट करोगे तो उससे क्या होगी, आपकी लर्निंग इंक्रीज़ होगी। तो इसीलिए जो थर्ड आंसर है वो सही होगा, यानी कि कंटिन्यूड रीइंफोर्समेंट। अगर आप बार बार किसी भी चीज़ को रिपीट करोगे तो वो एडवांटेजियस है क्योंकि वो लर्निंग को इम्प्रूव करता है। ठीक है, अगर बात करते हैं नॉलेज रिड्यूसेस जनरल एंजाइटी और रेडीनेस ऑफ लर्नर प्रोसीड्स इंस्ट्रक्शन,
तो देखो ये जो प्रिंसिपल है ये ऑल एप्लीकेबल टू ऑल लर्निंग रिगार्डलेस ऑफ क्लाइंट्स एज, यानी कि सभी पे वर्क करता है। ज़रूरी नहीं है कि वो ओल्डर अडल्ट में ही हो या मिडल में हो या फिर यंग में हो, ठीक है, ये मैटर नहीं करता, ये आपको सभी में देखने को मिलेगा। तो और हमसे पर्टिकुलर ओल्डर अडल्ट का पूछा है, तो ये दो तो वैसे ही गलत हो जाते हैं क्योंकि ये तो सब में कॉमन है, तो कॉमन तो सबसे पहले आउट होता है ना, हमें स्पेसिफिक बताना है। सेकंड है हमारा कि लर्निंग अकर बट इट मे टेक्स लॉन्गर, तो कैपेसिटी टू लर्न डिक्रीजेज विद एज, याद करने मतलब जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपका कैपेसिटी टू लर्न डिक्रीज होता जाएगा, तो इसीलिए तो हमें ये गलत है, ठीक है। लर्निंग अकर्स बट इट मे टेक लॉन्गर, यानी कि लर्निंग होगी पर उसमें समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही बुद्धड़ हो जाओगे, बिल्कुल ही याद नहीं कर पाओगे, टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पर आप कर लोगे। तो इस वजह से ये सेकंड भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 ईयर ओल्ड मेल क्लाइंट आस्क द नर्स अबाउट चांसेस ऑफ गेटिंग ऑस्टियोपोरोसिस। अब एक नर्स है लाइक हिज वाइफ, ठीक है, 76 ईयर ओल्ड मेल है, वो नर्स से पूछता है कि उसके कितने चांसेस हैं कि उसे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा जस्ट लाइक हिज वाइफ, जैसे उसकी वाइफ को हो गया है ऑस्टियोपोरोसिस। तो विच इज़ द बेस्ट रिस्पॉन्स बाय द नर्स, तो सबसे बढ़िया रिस्पॉन्स क्या देगी नर्स उस 76 ईयर ओल्ड मेल को। देखो वो उसको बोलेगी कि देयर इज़ ओनली प्रॉब्लम फॉर वुमेन, कि भाई ये सिर्फ औरतों को ही होती है, आदमियों को नहीं होती। तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, किसने बोला आदमियों को नहीं होती, भाई ऑस्टियोपोरोसिस किसी को भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि औरतों को ही हो। उसके बाद एक्सरसाइज इज़ गुड वे टू प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम, एक्सरसाइज करोगे तो ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। यू आर नॉट अ रिस्क बिकॉज ऑफ योर स्मॉल फ्रेम, ये तो बहुत ही बढ़िया है कि आप रिस्क में ही नहीं हो क्योंकि आपका फ्रेम जो है वो स्मॉल है, तो ये आपको होगा ही नहीं। और लास्ट पूछा है, बोला है यू माइट थिंक अबाउट हैविंग बोन डेंसिटी टेस्ट। अब देखो उसे लग रहा है कि जैसे उसकी वाइफ को ऑस्टियोपोरोसिस हो गया था, तो कहीं उसे भी तो नहीं हो जाएगा या हो गया है। तो उस केसेस में आप क्या बोलोगे, आपका सबसे बढ़िया होता है कि भाई टेस्ट करवा ले, उसको ज्ञान देने नहीं बैठोगे कि भाई तू आदमी है तेरे को नहीं हो सकता, या तेरा बॉडी बिल्ड ऐसा है तो तेरे को होगा नहीं। तो ये फालतू की बकवास है, ये सब नर्स कभी नहीं करती और ना करेगी। तो जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन 4, यानी यू माइट थिंक अबाउट हैविंग अ बोन डेंसिटी टेस्ट। तुम्हें एक बार बोन डेंसिटी टेस्ट के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, तुम करवा लो, पता चल जाएगा कि तुम्हें होगा कि नहीं होगा। ऑस्टियोपोरोसिस देखो मेन में भी हो सकता है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। एक्सरसाइज तो अकरेंस को डिक्रीज करती बट नॉट विल प्रिवेंट, ठीक है, ये प्रिवेंट लिखा है तो यहीं पे गलत हो गया। डिक्रीज़ करेगी, ठीक है, प्रॉब्लम को डिक्रीज़ करेगी बट प्रिवेंट नहीं करती है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद स्मॉल फ्रेम इज़ रिस्क फैक्टर ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ये तो वहीं पे ही गलत हो गया भाई, ये ऑलरेडी रिस्क फैक्टर में, नॉट तो आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे। अगर नॉट नहीं होता तो ये लाइन सही होती कि भाई आपका स्मॉल फ्रेम है तो आप रिस्क फैक्टर में हो ऑस्टियोपोरोसिस के, बट क्योंकि यहाँ पे नॉट दिया है इसीलिए ये भी गलत हो गया। तो हमारा जो 4th है वही सही है, विच इज़ कि आपको एक बार बोन डेंसिटी टेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वुमेन, इट इज़ अ पोटेंशियल मेजर हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ ऑल ओल्डर अडल्ट, जितने भी बूढ़े हैं उन सभी को हो सकता है। एस्टिमेट्स इंडिकेट द हाफ ऑफ द वुमेन हैव एटलीस्ट वन ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर एंड द रिस्क इन मैन इज़ एस्टिमेटेड बिटवीन 13% एंड 25%, ठीक है। बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट मेजरमेंट असेस द मास ऑफ बोन, क्या करता है, असेस करता है मास ऑफ बोन यूनिट वॉल्यूम। और हाउ टाइटली द बोन इज पैक्ड, इसका मतलब ये भी होता है कि हाउ टाइटली द बोन इज पैक्ड, ये भी इससे पता चलता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ अ प्रायोरिटी व्हेन वर्किंग विद ग्रुप ऑफ मिडल एज अडल्ट क्लाइंट, क्या प्रायोरिटी होगी जब आप मिडल एज क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो। तो देखो सीजेशन ऑफ स्मोकिंग, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, एब्सटिनेंस फ्रॉम अल्कोहल या फिर डिक्रीजिंग हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल्स। सो द मोस्ट, अगर प्रायोरिटी की बात कर रहा है तो प्रायोरिटी में आपका आएगा ऑप्शन नंबर 1। तो जो मिडल एज अडल्ट है उसमें सबसे बुरी आदत क्या है, स्मोकिंग की, तो आप क्या करोगे, सीजेशन ऑफ स्मोकिंग, ठीक है, ये आपका प्रायोरिटी रहेगा। स्मोकिंग मेजर रिस्क फैक्टर होता है किसका, CVA का, कार्डियोवास्कुलर
हाँ कार्डियोवास्कुलर CVD कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का, और इसकी वजह से हाइपरटेंशन भी होता है। एंड मेजर हेल्थ प्रॉब्लम ये सारे किस में देखने को मिलते हैं, मिडिल एज क्लाइंट में ही देखने को मिलते हैं। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया ना कि मिडिल एज में आपको क्या देखने को मिलता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो वो इससे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसीलिए सजेशन ऑफ स्मोकिंग पे आप ज़्यादा काम करोगे। अगर मैं बात करूँ कि इन्फेक्शन की, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, तो देखो मिडिल एज का जो आदमी है उसको इन्फेक्शन का इतना चांस नहीं है। इन्फेक्शन का चांस कहाँ होता है, जहाँ पे ऑलरेडी कोई बहुत बेकार सी बीमारी हो रखी है और आपको चाहिए कि भाई प्रिवेंट करो। जैसे टीबी भी हो रखा है, किसी को टीबी हो रखा है, HIV हो रखा है, इन्फेक्शन से बचाना है। यहाँ पे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट है ना, उसका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी इतना वीक है, तुम उसे एक और नया वो दे दो इन्फेक्शन, कहाँ बेचारा सर्वाइव कर पाएगा। सेकंड बात करें एब्सटिनेंस फ्रॉम एल्कोहल, तो देखो शराबी को हम बोल सकते हैं कि भाई तू अपना इनटेक लिमिट कर दे, लेकिन टोटल एब्सटिनेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि मिडल वाले में तो आपको एक ही देखने को मिल रही है, विच इज़ CVD कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एंड हाइपरटेंशन, जो कि स्मोकिंग की वजह से ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपको क्या करवाना है, स्मोकिंग रुकवानी है। इन सब में सबसे ज़्यादा घातक आपका स्मोकिंग आएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सुट्टेबाज होता है, मिडल मैन, ठीक है। और डिक्रीजिंग हाई डेंसिटी लेवल लिपोप्रोटीन लेवल, तो इसका कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि HDL तो अच्छा वाला फैट है ना। HDL जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से राहत मिलेगी। हाँ, अगर LDL होता यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट सही हो सकती थी, बट हाई डेंसिटी को कम नहीं करवाना है, हाई डेंसिटी तो इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसी वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच इज़ क्या पूछा है हमसे, विच फैक्टर डज द नर्स कंसीडर मोस्ट लाइकली कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ हिप फ्रैक्चर इन ओल्डर एडल्ट। अब फिर से ओल्डर एडल्ट की बात कर रहे हैं, ओल्डर एडल्ट को ध्यान में रखते हुए आंसर करना कि सबसे ज़्यादा हिप फ्रैक्चर के इंसिडेंस आपको मतलब किस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा कि भैया इसका हिप चला जाएगा, इसकी हड्डी टूट जाएगी हिप की। तो ओल्डर एडल्ट ऐसा क्या काम करता है, या फिर ऐसा क्यों होगा, काम क्या करता है कि ऐसा क्यों होगा। ऑप्शन को देखते हैं। बेसिकली इंसिडेंस हिप फ्रैक्चर का किस कंडीशन की वजह से इंक्रीज़ होगा वो हमें बताना है। ओल्डर एडल्ट बहुत ही केयरलेस होता है, इस वजह से उसकी हड्डी टूट जाएगी, या फिर फ्रेजिलिटी ऑफ बोन, ऑलरेडी बोन बहुत फ्रेजाइल हो गई हैं, इस वजह से टूट जाएंगी उसकी हड्डियाँ, या फिर सेडेंट्री एग्जिस्टेंस हो गया, यानी बहुत ही आलसी कामचोर हो गया, निकम्मा हो गया, कुछ नहीं काम करता, इस वजह से हड्डी टूट जाएगी, या फिर रिमेटॉइड डिजीज़ हो गया है। तो ये 4 ऑप्शन है, चारों ही बहुत अच्छे ऑप्शन है। आपको बताना है कि किस वजह से उसकी हड्डी टूट रही है। तो देखो इसका जो सही उत्तर है वो होगा फ्रेजिलिटी ऑफ बोन, क्योंकि जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती है जो बोन की डेंसिटी है, जो वो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। जितना वो टाइटली पैक होता है उतना ही वो लूज़ होते चला जाता है। तो फ्रेजिलिटी ऑफ बोन इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से उसको हिप फ्रैक्चर के इंसिडेंस हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत केयरलेसनेस है, ये नहीं होगा। बोन बिकम फ्रेजाइल बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ बोन डेंसिटी। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जब वो आदमी आया था और नर्स से पूछ रहा था कि क्या मेरे को ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, तो नर्स ने क्या बोला था, जाओ बोन डेंसिटी करवाओ जाके। बोन डेंसिटी इसीलिए बोला था ना उसको, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस के चांस पता चलेंगे, कहीं उसको फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हो जाएगा, ये क्या है, ठीक है, ये सब पता चल जाता। तो जैसे जैसे एजिंग होती है बोन डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। सो दिस ऑफन एसोसिएटेड विद लोअर सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका बोन डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और बोन डेंसिटी डिक्रीज़ होगा तो फ्रेजिलिटी ऑफ बोन हो जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा, हिप फ्रैक्चर हो जाएगा। बात करें केयरलेसनेस की, तो देखो ये कोई एप्लीकेबल नहीं है कि सर्टेन इंडिविजुअल पे, भाई कोई कोई तो बहुत ही केयरफुल होते हैं, हर किसी को आप केयरलेस नहीं बोल सकते हो कि सारे बूढ़े लोग केयरलेस हो गए हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये तो फालतू का ऑप्शन था। तीसरा अगर बात करें सेडेंट्री एग्जिस्टेंस, तो देखो ऑल्दो प्रोलॉन्ग लैक ऑफ वेट बियरिंग एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद बोन डीमिनरलाइजेशन, हिप फ्रैक्चर ऑल्सो अकर इन एक्टिव ओल्डर एडल्ट। तो ये नहीं होगा। रिमोटॉइड डिजीज़ कैन ऑल्सो अफेक्ट द स्केलेटल सिस्टम बट डू नॉट इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ हिप फ्रैक्चर। देखो इससे भी होता है, बट
डू नॉट इंक्रीजेज द इंसिडेंस ऑफ हिप फ्रैक्चर। सो ये भी गलत हो गया। सबसे ज़्यादा क्योंकि बोन फ्रेजाइल है इसीलिए टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपको मोस्ट कॉमन बताना था और मोस्ट कॉमन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें और ये हमसे बोलता है कि विच एज रिलेटेड चेंजेस शुड द नर्स कंसीडर व्हेन फॉर्मुलेटिंग अ प्लान ऑफ केयर फॉर एन ओल्डर एडल्ट, सेलेक्ट ऑल डेट अप्लाई। मल्टीपल यहाँ पे करेक्ट है और इसमें हमसे बोला गया है कि हमें बताना है कि भैया एज रिलेटेड चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, एज रिलेटेड चेंजेस नर्स को देखने को मिल रहे हैं तो ओल्डर एडल्ट में, तो जो ओल्डर एडल्ट के हिसाब से सही बैठेगा ना उसको हमें टिक करना है, बताना है कि क्या क्या होगा। डिफ़िकल्टी इन swallowing, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू हीट, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू ग्लेयर, डिमिनिश सेंसेशन ऑफ पेन या फिर हाइटेंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब इसका उत्तर देंगे हम। अगर बात करें सबसे पहले डिफ़िकल्टी इन swallowing, मतलब निगलने में उसको बहुत ही मुश्किल आ रही है, तो देखो देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस विद swallowing इन ओल्डर एडल्ट, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऐसा सच कोई नहीं है कि उसे लीलने में कोई दिक्कत आएगी ओल्डर एडल्ट में, ये कोई उसका प्रॉपर वो नहीं है, एज रिलेटेड चेंजेस नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड की बात करें इंक्रीज सेंसिटिविटी टू हीट, यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा हीट से। ओल्डर इंडिविजुअल टेंड टू फील द कोल्ड, रेयरली कंप्लेंट ऑफ हीट। हीट की जगह उसे क्या देखने को मिलेगा, कोल्ड देखने को मिलेगा। हीट की तो कंप्लेंट बहुत कम करते हैं वो, उन्हें ठंड ज़्यादा लगती है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। उसके बाद आता है थर्ड ऑप्शन इंक्रीज सेंसिटिविटी टू ग्लेयर, हाँ ये हो सकता है। चेंजेस इन सिलेरी मसल डिक्रीजेज द प्यूपिल साइज, क्या हुआ, सिलेरी मसल में क्या हुआ, चेंजेस हुए जिसकी वजह से क्या हो गया, प्यूपिल का साइज डिक्रीज हो गया, ठीक है। एंड मोर रिजिड प्यूपिल स्फिंक्टर कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज सेंसिटिविटी, जितना ज़्यादा प्यूपिल रिजिड होगा उतना ही ज़्यादा प्यूपिल उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सेंसिटिविटी टू ग्लेयर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो सही उत्तर है, ओल्डर एडल्ट में आपको देखने को मिलता है। ओल्डर एडल्ट में एक और चीज़ देखने को मिल रही थी, आई प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी ना, तो वहीं से ही आप टिक लगा सकते थे, उसको ग्लूकोमा मोस्ट कॉमन होता है ओल्डर एडल्ट में, तो ये तो आप वहीं से सोच सकते थे कि यार उसको आँख की दिक्कत होती है तो ग्लेयर वाला डाल देते हैं, कुछ तो हो ही रहा होगा। उसके बाद ओल्डर एडल्ट में और क्या देखने को मिलेगा, डिमिनिश सेंसेशन ऑफ पेन, हाँ बहुत कम सेंसेशन उन्हें होते हैं पेन के, जिसमें मेक एन ओल्डर इंडिविजुअल अनअवेयर ऑफ सीरियस इलनेस, ठीक है। थर्मल एक्सट्रीम्स और एक्सेसिव प्रेशर, क्योंकि उनका सेंसेशन ऑफ पेन डिमिनिश हो जाता है जिसकी वजह से वो बहुत ही एक्सट्रीम प्रेशर और थर्मल एक्सट्रीम्स को मतलब नहीं पता लगा पाते हैं, अनअवेयर होते हैं अगर उनके साथ हो भी रहा है तो ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद हाइटेंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ओके अभी हमने पढ़ा है कि सेंसेशन तो उसका गायब है, तो हाइटेंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई कैसे ही देखने को मिलेगा, डिक्रीज रिस्पॉन्स होता है टू स्टिमुलाई, ठीक है, हाइटेंड नहीं होता है, डिक्रीज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई होता है, उसको पता ही नहीं चलता है ओल्डर इंडिविजुअल को, क्योंकि पेन सेंसेशन इतने कम हो चुके हैं उसके। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 3 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि नर्स है केयर कर रही है, नर्स इज़ केयरिंग फॉर एन ओल्डर एडल्ट विद हियरिंग लॉस सेकेंडरी टू एजिंग। अब वो एक ओल्डर एडल्ट की ही केयर हो रही है, अब उसको क्या है, हियरिंग लॉस है विच इज़ सेकेंडरी टू एजिंग, ठीक है। वट कैन द नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन असेसिंग दिस क्लाइंट। अब नर्स को ऐसा क्या मिलेगा इसके अकॉर्डिंग, ओल्डर एडल्ट में हियरिंग लॉस है तो नर्स ऐसा क्या ढूंढेगी, मतलब क्या ऐसा एसेस करेगी, वो हमें बताना है। सेलेक्ट ऑल डेट अप्लाई, इंपॉर्टेंट चीज़ों को ऐसा टिक कर लिया करो, हियरिंग लॉस एजिंग के, ठीक है, सेकेंडरी टू एजिंग है, और हमें क्या करना है, एसेस करेगी नर्स क्लाइंट में कि क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले को अगर हम डिस्कस करते हैं ड्राई सेरोमेन, तो बिल्कुल सही बात बोली है, क्योंकि सेरोमेन जो होता है हमारा ईयर वैक्स को बोलते हैं, ठीक है, ईयर वैक्स को बोलते हैं, तो इट बिकम ड्रायर एंड हार्डर एज पर्सन एजेस, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे जो वैक्स है वो हार्ड होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है देयर इज़ टीयर्स इन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, नहीं
टीयर्स इन टिम्पनिक मेम्ब्रेन नहीं होगा। देयर इज़ नो ग्रेटर इंसिडेंस ऑफ टिम्पनिक टीयर कॉज्ड बाय एजिंग प्रोसेस। तो ये तो गलत हो गया, ऐसा कहीं भी नहीं बोला है कि एज बढ़ रही है तो टिम्पनिक मेम्ब्रेन में टीयर्स आ रहे हैं, तो ये गलत है। नेक्स्ट इज डिफ़िकल्टी हियरिंग वुमेन्स वॉइस विच इज़ करेक्ट। अभी हमने देखा हियरिंग लॉस हो रखा है उसको, तो उसे आवाज़ कैसे ही सुनाई देगी। जनरली जो फीमेल की वॉइस होती है वो कैसी होती है, हाई पिच की होती है ना, हाई पिच की होती है वुमेन की आवाज़ और कंपेरेटिवली मेल की आवाज़ से। तो ओल्डर अडल्ट को क्या हो रखा है, ओल्डर अडल्ट को हो रखा है प्रेसबाइक्यूसिस। ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है ओल्डर अडल्ट में। प्रेसबाइक्यूसिस जो होता है वो क्या कॉज करता है, हियरिंग लॉस करवाता है, हियरिंग लॉस करवाएगा ओल्डर अडल्ट में, ठीक है। सो द राइट आंसर इज डिफ़िकल्टी हियरिंग वुमेन्स वॉइसेस, तो ये तो सही है। उसके बाद है डिक्रीज ऑफ हेयर इन ऑडिटरी कैनाल, कि भाई उसके ऑडिटरी कैनाल के बाल चले गए। तो देखो उससे पहले हायर पिच जो साउंड होती है वो उनको दिक्कत होती है, मैंने बता दिया। उसके बाद अभी देखो डिक्रीज ऑफ हेयर इन ऑडिटरी कैनाल, तो देखो ऐसा नहीं होता है कि ऑडिटरी कैनाल के हेयर डिक्रीज़ हो जाए, बल्कि हेयर इंक्रीज़ होते हैं। तो ये बात वहीं पे गलत हो गई है, हेयर इंक्रीज़ देखने को मिलते हैं। एज द एज इंक्रीजेज द हेयर ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन ओवर ग्रोथ ऑफ एपिथेलियल ऑडिटरी लाइनिंग, कि एपिथेलियल की लाइनिंग इतनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जैसे जैसे एज बढ़ेगी। तो देखो ये भी गलत है बात, क्योंकि एपिथेलियल जो लाइनिंग होती है वो थिन होती जाती है। कैसी होती है, थिन होती जाती है जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो ये वहीं पे गलत हो गई है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि 93 ओल्ड क्लाइंट है इन अ नर्सिंग होम हैज़ बीन ईटिंग लेस फूड ड्यूरिंग मील टाइम्स। वो खाना बहुत कम खाता है या खाती है अपने मील टाइम पे, जो भी उसको खाना दिया जाता है बहुत कम खा रही है। तो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा। तो देखो पहली बात, उसका मील टाइम फिक्स है ना, और वो बहुत कम खा रही है। तो आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट सप्लीमेंटल ड्रिंक फॉर अ मील, बोलोगे ये जाए भाड़ में मील, हम तो इसे सप्लीमेंटल ड्रिंक दे देंगे और इसका न्यूट्रिशन पूरा करवा देंगे। या फिर बोलोगे स्पून फीड द क्लाइंट अंटिल द फूड इज़ कम्प्लीटली ईटन, आप उसको चम्मच से खाना खिलाने बैठ जाओगे जब तक वो पूरा खाना ना खा ले। या फिर क्या करोगे, अलाउ द क्लाइंट अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू कम्प्लीट द मील, या फिर आप उसे अलाउ करोगे कि भैया कोई बात नहीं, मील टाइम ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, अब आराम से अपना खाना पूरा खा लो और जब खा लो तब हमें प्लेट दे देना। या फिर आप बोलोगे अरेंज अ कंसल्टेशन फॉर द प्लेसमेंट ऑफ गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब, या तो आप सीधे बोलोगे भैया अब हम कंसल्टेंट रखने जा रहे हैं और अब इसके गैस्ट्रिक में ना गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब अटैच कर देंगे इसके स्टमक में, डायरेक्ट खाना इसी से दे देंगे, पूरा न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो क्या करोगे, नर्स क्या करेगी। तो देखो 3 तो ऐसे फालतू के दे रखे हैं, एक ही है जो अच्छा है। अब क्योंकि वो खाना मील टाइम पे कम खा रही है ना, यानी कि वो खाना प्रॉपर खा नहीं पा रही है, पूरा खाना नहीं खा पा रही है। तो क्योंकि देखो बूढ़ी महिला है, अगर आपने उसको मान लो 15 मिनट का टाइम दिया है, वो 15 मिनट में नहीं खा पा रही है, कोई बात नहीं, आप उसे आधा घंटा दे दो, 30 मिनट्स और दे दो, 15 मिनट्स और दे दो, 30 मिनट का कर दो। यानी आप उसको अलाउ करोगे, अलाउ द क्लाइंट अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू कंप्लीट द मील, आप उसको बोलोगे कोई बात नहीं, आप आराम से और टाइम ले लो और खाना खा लो, ठीक है। ये बिल्कुल बेस्ट रिस्पॉन्स है। उसके बाद अगर पहले की बात करें, सब्स्टिट्यूट सप्लीमेंटल ड्रिंक शुड ऑगमेंट मतलब ड्रिंक फॉर मील्स, तो देखो ये गलत हो गया। कैसे कि सप्लीमेंटल ड्रिंक्स शुड बी ऑगमेंटेड मील्स एंड कैन बी ऑफर्ड बिटवीन द मील्स, नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मील्स। यानी आप सप्लीमेंटल ड्रिंक को मील के बीच में दे सकते हो, बट पूरी तरीके से मील को ही रिप्लेस कर दो, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज स्पून फीड द, आप चम्मच से खिलाने बैठ गए हो, तो देखो क्लाइंट शुड बी इनकरेज टू फीड देमसेल्फ, ये नहीं कि आप जाके खुद से खिला रहे हो उसको। इंडिपेंडेंट उसको जितना बनाना है उतना बढ़िया है, डिपेंडेंट नहीं होने देना है उसे। तो स्पून फीडिंग तो देखो कहीं से भी बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं है, आप कभी नहीं करोगे। एक पेशेंट को खिलाने बैठोगे, अभी 1000 पेशेंट और रास्ते में बैठे हैं, तो सबको एक एक करके खिलाओगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज
ऑप्शन नंबर 3। एंड ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि अलाउ द क्लाइंट लॉन्गर। आपने बोला कि ठीक है लंबा टाइम ले ले और खा ले आराम से। तो हाँ, एजेड क्लाइंट जो होते हैं डिस्प्ले करते हैं साइकोमोटर रिटार्डेशन। क्या बताते हैं वो, उनमें क्या देखने को मिलेगा आपको? ओके, साइकोमोटर रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, साइकोमोटर रिटार्डेशन देखने को मिल रहा है। एंड नीड मोर टाइम टू कंप्लीट देयर टास्क। उन्हें काम को करने के लिए थोड़ा सा और टाइम चाहिए होता है। तो जैसे एक्टिविटी हो गई डेली लिविंग का और मील टाइम, इसमें रिलैक्सिंग होना चाहिए, सोशल। ठीक है, तो इन्हें थोड़ा सा और टाइम दे दो। कह लो कि ठीक है कोई बात नहीं, आप आराम से अपना खाना खा लो, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी में। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर बात करें, एक 78 ओल्ड महिला है, 78 ओल्ड क्लाइंट है, वी नेवर नो कि महिला है कि आदमी है। तो एक है 78 ईयर ओल्ड का क्लाइंट जिसको क्या है, हाइपरटेंशन है। इस बिगनिंग ट्रीटमेंट विद फ्रोसमाइड। अब क्योंकि उसे हाइपरटेंशन है और उसको क्या चढ़ा रखा है, फ्रोसमाइड यानी लेसिक्स चल रहा है उसे। कंसीडरिंग द क्लाइंट्स एज, क्लाइंट की एज को कंसीडर करते हुए व्हाट शुड द नर्स टीच द क्लाइंट टू डू। एज को देखते हुए आपको अब उसे टीचिंग देखनी है। ठीक है, क्या टीचिंग दोगे आप उसे? हाइपरटेंशन है, क्या चल रहा है, फुरोसमाइड विच इज़ लेसिक्स, और क्या करना है आपको, क्लाइंट की एज को देखते हुए टीचिंग देनी है। तो आप बोलोगे लिमिट फ्लूइड्स एट बेड टाइम, चेंज पोजीशन स्लोली, टेक द मेडिकेशन बिटवीन मील्स, या फिर एसेस द स्किन फॉर ब्रेकडाउन डेली। तो देखो यहाँ पे डिस्कस करते हैं सबसे पहला ऑप्शन। और सबसे पहला ऑप्शन क्या कहता है? ये कहता है कि यूजुअल लिमिट फ्लूइड्स एट बेड टाइम, कि देखो बेड टाइम पे उसको फ्लूइड देना बंद कर दो। तो यूजुअल फ्लूइड इनटेक पैटर्न कैन बी मेंटेन, यानी कि आप उसको यूजुअल जितना देते हो उतना दे सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसका बिल्कुल ही लिमिट कर दो कि भाई तेरे को पानी नहीं मिलेगा, नहीं पिएगी तू, पानी नहीं देना। ठीक है, तो यूजुअल फ्लूइड दे सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि एकदम ही लिमिट कर दे फ्लूइड, तो ये तो नहीं होगा। चेंज पोजीशन स्लोली। अब यहाँ पे बोला है कि आप पोजीशन जब भी चेंज करोगे तो बहुत आराम से करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे रात दिन की बात नहीं है। हाँ सॉरी, रात दिन की बात नहीं है। हाँ ठीक है, टीचिंग देनी है ना। तो चेंज पोजीशन स्लोली, चेंज बोलोगे ऐसे कि आराम आराम से अपनी पोजीशन चेंज करनी है, विच इज़ राइट। आप महिला को बोलोगे, महिला या आदमी जो भी है उसको बोलोगे कि भैया आप अपनी पोजीशन चेंज करो, और जब भी चेंज करो तो बहुत आराम से करो, ये नहीं कि झटके से बिल्कुल सुपर वुमेन या मैन बन जाओ। क्योंकि जैसे जैसे आपकी एजिंग होती है, एक मिनट, वेसोमोटर रिस्पॉन्स डिक्रीज होते जाता है ना। साथ में ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, ये भी डिक्रीज हो रहा है आपका इलास्टिसिटी। अब क्योंकि इलास्टिसिटी भी डिक्रीज हो गई है, तो डेट डू नॉट रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंज फ्रॉम हॉरिजेंटल टू वर्टिकुलर। बेसिकली उसमें क्या देखने को मिलेगा, इसकी वजह से देखने को मिलेगा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। क्या देखने को मिल रहा है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, यानी पोजीशन की वजह से जो हाइपोटेंशन होता है वो अकर होता है। इसीलिए उसको बोलोगे कि आप आराम से अपनी पोजीशन को चेंज करोगे, ताकि क्या प्रिवेंट की जा सके, ताकि हम प्रिवेंट करें डिजीनेस को। और ऊपर से उस महिला को कौन सी दवाई चल रही है, फ्रोसमाइड, तो पोजीशन आराम से चेंज करने के लिए बोलना है। नेक्स्ट इज टेक द मेडिकेशन बिटवीन मील्स, बोलोगे खाने के बीच में ले ले अपनी मेडिकेशन। तो फ्रोसमाइड जो है वो आपको खाने के बीच में लेनी ही नहीं होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करता है। ये क्या कॉज करता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन। इसीलिए आप बिटवीन द मील्स तो नहीं बोलने वाले हो। इट इज़ बेस्ट टू टेक इन मॉर्निंग रेदर देन एट नाइट। कब लोगे इसे आप? अगर बात करें तो मॉर्निंग में सबसे बढ़िया है,
नाइट के कंपेयर में, नाइट में तो नहीं लो आप। सो डैट स्लीप इज़ नॉट इंटरप्टेड। रात में क्यों मना करते हैं? रात में इसलिए मना करते हैं ताकि आपकी नींद ख़राब ना हो, क्योंकि फ्रस्टमाइंड लोग बार बार आप जाओगे वॉशरूम, अचानक से उठोगे, चक्कर आया, गिर गए धड़ाम से, लो हड्डियाँ टूट गई। तो इसीलिए आपको ये मेडिकेशन कब प्रेफर कर रहे हो? मॉर्निंग में प्रेफर कर रहे हो कंपेरेटिवली नाइट में। उसके बाद देयर इज़ एसेस द स्किन ब्रेक डाउन डेली। अरे ब्रेक डाउन क्यों चेक करना है? लेसिक्स का और ब्रेक डाउन से कोई लेना ही देना ही नहीं है, तो कोई कनेक्शन ही नहीं है ना स्किन ब्रेक डाउन और लेसिक्स का आपस में, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया है, यूजलेस ऑप्शन था ये वाला। तो बाकी के तो फिर भी थे, ये पहला वाला भी अच्छा था, बट इसमें कन्फ्यूज़न क्या क्रिएट कर दे कि लिमिट फ्लूइड्स एट बेड टाइम। यहाँ पे अगर होता कि ये दवाई नाइट में नहीं लेनी है तो आप इसे करेक्ट कर सकते थे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को बताया जाए कि लेसिक्स आपको कब नहीं लेना है, सोते वक्त नहीं लेना है, इवनिंग में आप मॉर्निंग से इवनिंग में मतलब ले सकते हो, अगर 2 टाइम ये चल रही है, 3 टाइम चल रही है, तो रात में तो मना कर देते लेसिक्स। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आप इसको जब खाओगे तो आपको वॉइडिंग बहुत होगा, यानी यूरिनेशन पास करोगे बार बार जा जा के, तो इस वजह से ये दवाई रात में मना कर देते हैं। और ये साथ में ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी कॉज कर रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, एंड ये कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट थे जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं, एंड बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना, साथ में शेयर भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।